नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब पोर्टल स्टडी वेब क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो ज्योग्राफी के 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि वीडियो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जो अपडेट है वो आप तक समय से पहुंचती रहें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के जो 25 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने की। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यदि हम ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस में आती है। नंबर बी ओजोन, ये भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। सी ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती है। ठीक है, किसमें? ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है। तीन ऑप्शन नाइट्रस, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गलत है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है जो जली हुई माचिस की दुर्गंध के लिए उत्तरदायी है। यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। एक ग्रीन हाउस गैस कभी कभी संक्षिप्त GHG एक गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रहों पर ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था हमारा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा हुआ है कोसी। कोसी नदी के बारे में दे रखा है, लिखा हुआ है कोसी और अन्य नदियों ने देश के कुछ भागों में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इस समस्या का मुख्य प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है प्रमुख कारण। लिखा हुआ है बर्फ का पिघलना, ए ऑप्शन। नंबर बी पानी का उच्च शिखर निर्वहन और नंबर सी तूफान में वृद्धि। तो जो पानी का उच्च शिखर निर्वहन है, यानी कि कोसी नदी में जब पानी की मात्रा एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है तब ये अत्यंत जो है पीड़ादायक या दुखदायी रूप में बदल जाती है और फिर ये बाढ़ का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, यानी कि पानी का उच्च शिखर निर्वहन। ठीक है, ओनली बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि पानी का उच्च शिखर निर्वहन, ABC। और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिएगा ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो इनमें जो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि पानी की ज़्यादा मात्रा कोसी के जो आपकी कोसी नदी है और कुछ अन्य नदियां हैं उनमें क्या है समस्या का एक कारण बनती हैं। लिखा हुआ है कोसी और कुछ अन्य नदियों ने बाढ़ के कारण देश के कुछ भागों में गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। नदियों में बाढ़ आने के सबसे पीछे बड़ा कारण पानी का हाई पीक डिस्चार्ज होना है। कोसी नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है। इसकी अस्थिर प्रकृति के कारण ये मानसून के मौसम में भारी गाद का वहन करती है और भारत में बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी क्या है, बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है भारत में जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। लिखा हुआ है भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व को व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रति वर्ग मील, प्रति लाख वर्ग मील, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं भारत में, या मान लो किसी राज्य की यदि हम बात करते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या ही जनसंख्या घनत्व बोली जाती है।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या ही क्या है, जनसंख्या घनत्व के नाम से जानी जाती है। जनसंख्या घनत्व को एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके अनुसार दूसरा है। अभी जो लिखित दस्तावेज आने वाले हैं, यानी कि जो अभी हाल ही की जो जनगणना होगी तब उसके अनुसार क्या है कि हम नंबर 1 जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। अभी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि भारत जो है नंबर 1 हो चुका है जनसंख्या के मामले में, लेकिन आधिकारिक जनगणना अभी नहीं हुई है। तो आधिकारिक जनगणना यदि अब तक हो जाती, यदि कोरोना नहीं होता तो हम नंबर 1 आबादी पे थे, लेकिन वैसे हम अपनी आबादी को नंबर 1 पर ले आ चुके हैं। ठीक है, लिखा हुआ है भारत में जनसंख्या घनत्व 369.9 प्रति किलोमीटर है और भारत दुनिया का 31वां सबसे घनी आबादी वाला देश है। पश्चिम बंगाल का स्थान नंबर 1 है क्योंकि भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है और इसका क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत सस्ते जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बहुत सस्ते का जगह यहाँ पर बहुत कम होना चाहिए था, बहुत कम जनसंख्या। ठीक है, यदि हम बात करते हैं राज्यों की तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, पश्चिम बंगाल का है। सबसे कम की यदि हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां पर कौन सा राज्य आता है आपका, जो अंडमान निकोबार आता है, वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किसका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसून का, महासागरीय धाराओं का, भूमध्य रेखा से निकटता या हिंद महासागर की उपस्थिति। तो यदि हम मानसून को देखें तो हमने पढ़ा है कि जो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर या जल से स्थल की ओर चलती हैं। तो मानसून का प्रभाव भारत पर पड़ता ही पड़ता है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है और मानसून जो है इसको प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं भी इसके लिए प्रभावित करती हैं। हिंद महासागर की उपस्थिति, यदि आप हिंद महासागर को देखते हैं भारत के यदि नक्शे में आप देखिएगा तो इस तरीके से जो नीचे जो बह रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। ये तीन तरफ से प्रायद्वीपीय है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर महासागरीय धाराएं हैं, हिंद महासागर का जो जल है, बंगाल की खाड़ी का जो जल है, अरब सागर का जल है, वो इसके लिए प्रभावित करते हैं। तो कह रहा है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं, यदि आपने ग्लोब को पढ़ा होगा, ग्लोब का क्या है, 2 भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा जो है वो भूमध्य रेखा बोली जाती है। तो इस भूमध्य रेखा का भारत की जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा था आपका, सी। चलिए क्वेश्चन सी का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है भूमध्य रेखा के निकट भारत में जलवायु पर निकटता का भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कारण क्या है, लिखा हुआ है भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर हिमालय के उत्तर में समशीतोष्ण और अल्पाइन तक है, जहां ऊंचे क्षेत्रों में निरंतर शीतकालीन हिमपात होता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं इसका स्थान, अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मानसूनी हवाएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, समुद्र की उपस्थिति और पश्चिमी विक्षोभ। अल नीनो प्रभाव और दक्षिणी दोलन भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है देशांतर की प्रत्येक डिग्री के लिए कितने मिनट किसी स्थान का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर की प्रत्येक डिग्री, अगर आप ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को पढ़ते हैं तो एक जो डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने के लिए कितना समय जो है वो अंतर आ जाता है, तो ये कहता है कि 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितना, 4 मिनट का। यदि हम देखते हैं तो 6 जोन में बटी हुई है। ठीक है, 24 घंटे हैं तो
6 से यदि आप 24 को 6 चौक 24 यानी 4 का मिनट का जो है यहाँ पर आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था कि प्रत्येक डिग्री पर चलने पर कितने मिनट का अंतर आता है, तो 4 मिनट का अंतर आता है। देशांतर की प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का समांतर होता है। पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी के चारों ओर 60 डिग्री देशांतर है। 24 समय क्षेत्र है, प्रत्येक समय क्षेत्र इसलिए 15 डिग्री तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्थानीय समय या सूर्य का समय प्रत्येक डिग्री के लिए 4 मिनट या प्रत्येक मिनट चाप के लिए 4 सेकंड का जो है बदलता है। यह सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का उत्पादन किस खदान से किया गया था। कोहिनूर हीरे की बात हो रही है कि कोहिनूर हीरे को कहां से खोदा गया था। यदि हम कोहिनूर हीरे की हम बात करते हैं तो गोलकुंडा की खदान से इस हीरे के लिए निकाला गया था। कौन सी खदान से? गोलकुंडा। गोलकुंडा की खदान से इस हीरे के लिए निकाला गया था। उड़ीसा, छोटा नागपुर और बीजापुर ये इसके सही आंसर नहीं है। वर्तमान में यदि हम कोहिनूर हीरे की बात करते हैं तो जो ब्रिटेन की रानी है या ब्रिटेन के जो राजा हैं उनके ताज में क्या है, ये जड़ा हुआ है। ठीक है, अंग्रेज इसको भारत से लेकर चले गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है आपका जो है डी ऑप्शन। गोलकुंडा सल्तनत जिसे अतीत की डायमंड कैपिटल के रूप में जाना है। मार्को पोलो ने अपनी पांडुलिपि में अपनी यात्राओं का विवरण देते हुए हीरो का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की एक खदान से तैयार किया गया था। यह भारत के वर्तमान प्रांत और तेलंगाना राज्यों के भीतर है। लोकप्रिय हीरे की खदानें कोल्लूर खान थी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इससे पहले के हीरे भारत में 13वीं शताब्दी के भीतर जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर की विशेषता क्या है। उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। तो जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर क्या होती है, जहां पर यदि हम प्रति हजार की बात करते हैं तो जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और जो मरने वालों की संख्या है वो कम है। तो उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर इसका सही आंसर है, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, कम जन्म और कम मृत्यु दर, कम जन्म और उच्च मृत्यु दर, 7th का बी। मृत्यु दर को जन्म दर के बराबर बनाने के लिए शून्य विकास दर तभी प्राप्त की जा सकती है जब प्रजनन क्षमता प्रतिस्थापन स्तर पर हो और जन्म और मृत्यु दर स्थिर हो। एक स्थिति जिसे जनसांख्यिकी संतुलन भी कहा जाता है। कम वृद्धि के कुछ कारक उच्च मृत्यु दर, उत्प्रवास और कम प्रजनन दर, कम शिक्षा है। जनसंख्या जन्म दर के सीधे अनुपातिक है और मृत्यु दर के व्युत्क्रमानुपाती है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश मॉडल द्वारा समर्थित हो सकता है, इसलिए उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर सही उत्तर है। 8वां लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका हिस्सा था। भारतीय उपमहाद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो कहा था कि जब हिमालय का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय की बात है, पूछा गया कि किसका हिस्सा था। लिखा हुआ है जुरासिक भूमि का, अंगारा भूमि का, तीसरा है आर्यावर्त का, या चौथा है गोंडवाना भूमि का। ठीक है, यदि हम भारत के बारे में बात करते हैं तो अंकारा और गोंडवाना लैंड ये दो थे, ये दो हिस्से थे जो बाद में क्या है अलग अलग हुए और गोंडवाना लैंड जो है उसके जो है इससे ये अलग हो गया। तो भारत किसका हिस्सा था, सॉरी भारत पूछा गया है कि किसका हिस्सा था, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड। पृथ्वी यदि हम पृथ्वी की भूगर्भीय परतों का अध्ययन करते हैं तो कहा था कि पहले ये एक पूरा संयुक्त क्षेत्र हुआ करता था जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हिमालय का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन बाद में जब टेक्टोनिक थ्योरी आई और इसके अनुसार क्या है कि यहाँ पर हिमालय का प्रादुर्भाव हुआ और ये जो स्थलीय भाग था वो ऊपर की ओर सिमटता चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना भूमि से विभाजित था। भूगर्भीय घटना सिद्धांत के अनुसार एक भूभाग था जिसे पेंचिया कहा जाता था, जिसका अर्थ है सारी पृथ्वी, और मेगा महासागर जिसे पेंथलौसा कहा जाता था, जिसका अर्थ है सारा पानी। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले
मेगा लैंडमॉस पेंजिया ने दो बड़े भूभागों में विभाजित होना शुरू किया। उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवानालैंड। महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान विन्यास तक पहुंचने तक ये दो भूभाग विभाजित होते रहे। भारतीय प्लेट मूल रूप से गोंडवानालैंड के पारंपरिक महाद्वीप का एक तत्व था, जिससे अलग हो गया और अंततः एक गंभीर प्लेट बन गया। लगभग 50 से 55 मिलियन वर्ष पहले यह आसन्न ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ संयुक्त था। यह आज प्रमुख इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का एक घटक है। इस तरह गोंडवानालैंड यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। यदि हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। पंपास, लानोस बेल्ट ये भी घास के मैदान है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में नहीं आते। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के पास और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यदि आप ग्लोब की स्थिति देखिएगा, यदि आप ग्लोब को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। बीच में क्या है, ये भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर और इसके नीचे दो और समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, जिनको कर्क और मकर के नाम से, कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो पूछा गया कि इन्हीं के बीच की जो भूमि है, ठीक है, इसके बीच की भूमि यानी कर्क और मकर रेखा के बीच की जो भूमि है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम से जानी जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन, दक्षिण अमेरिका में पंपास, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, अफ्रीका में वेल्स, उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, मध्य एशिया में स्टेप्स। यानी कि जो और नाम है वो सब किसके हैं, वो सभी आपके समशीतोष्णीय घास के मैदानों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखा हुआ है वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन दे रखा है सूर्य तप, नंबर 2 चालन, नंबर 3 विकिरण और नंबर डी संवहन। तो यदि हम वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होने की बात करते हैं तो संवहन यानी कि कन्वेक्शन जो होता है उसके तहत जो है गर्म होता है। हमें गर्मी का एहसास किसके जरिए होता है, संवहन के तहत होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, आपका सही आंसर यहाँ पर डी है। वायुमंडल मुख्यतः संवहन द्वारा गर्म होता है। आने वाले विकिरण को सूर्य तप के रूप में समझा जाता है और ये छोटी तरंगों के रूप में ग्रहण किया जाता है। स्थलीय विकिरण वह विधि है जिसके द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाती हैं और यह पृथ्वी और उसके वातावरण से उत्पन्न होने वाली रेडियो तरंग गैर प्रतिवाही विकिरण है। संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले विशेष संचालन के द्वारा होता है। वह विधि जिसके द्वारा माध्यम के कणों के क्रमिक कंपन द्वारा ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान कहता है, चालन कहलाता है। अतः सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपका संवहन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 11 क्या कहता है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यदि यूरेनियम की बात करते हैं तो कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, यूएसए, ये 4 देशों के नाम दे रखे हैं। तो कनाडा में क्या है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यदि आप परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए जो है आपको यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनियम वैसे तो वातावरण में जो है मुक्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन इसकी खदानें भी हैं और ये कनाडा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कनाडा विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, रूस और नाइजीरिया भी यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देशों में है। कनाडा जस्ता, सोना, निकेल, एल्युमिनियम, स्टील, लोयस, कोकिंग कोल, सीसा, तांबा, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट और कैडमियम का एक प्रमुख निर्यातक है। कनाडा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में है। भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी यूरेनियम मिलता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में मिलता है। लेकिन यदि हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है, कनाडा में इसका नाम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
12 क्या कहता है? लिखा हुआ है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले तिरछे पहाड़ी भारतीय भूभाग निम्नलिखित में किस फसल की सबसे अच्छी खेती की जा सकती है? कपास की, जूट की, तंबाकू की या चाय की? यदि हम 200 सेंटीमीटर वर्षा की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो खेती हो सकती है वो तंबाकू की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तंबाकू के लिए कहते हैं कि एक ऐसी जलवायु चाहिए जहाँ पर नमी ज़्यादा हो, तो तंबाकू यहाँ पर ज़्यादा पैदा की जा सकती है। चाय के लिए उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो तंबाकू यहाँ पर सही आंसर होगा। तंबाकू के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले और पहाड़ी भूभाग जो हैं अच्छी खेती के लिए उपयुक्त हैं। एक तिरछी पहाड़ी भारतीय भूभाग जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, आमतौर पर तंबाकू की खेती सालाना होती है। तंबाकू को ठंडे फ्रेम या हॉट बेड में अंकुरित किया जाता है और इसीलिए इसे परिपक्व होने तक गोले में प्रत्यारोपित किया जाता है। वृद्धि के लिए इसे समृद्ध अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के साथ गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तंबाकू के प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और भारत हैं। यदि हम तंबाकू के बारे में बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स, तो तंबाकू को लेकर आने वाले भारत में पुर्तगाली थे, यानी कि पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, कि दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के सक्रिय भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के सक्रिय भाग को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, स्थल डमरू मध्य कहते हैं या जल डमरू मध्य कहते हैं? तो दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के सक्रिय भाग को हम जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रीलंका भारत में जल डमरू मध्य के माध्यम से क्या है, जुड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, इनके बीच का एक जो है स्थल मार्ग है, जिसे हम जल का एक सकरा भाग है, जिसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण खंड को जल डमरू मध्य कहा जाता है, जबकि स्थल डमरू मध्य पानी के दो पिंडों के बीच स्थित है और दो बड़े भूमि द्रव्यमान को जोड़ता है। यानी कि स्थल डमरू मध्य पानी में स्थित दो जो स्थल है उनके बीच में जोड़ने का काम करता है। डंकर मार्ग और पाक जल डमरू मध्य भारत के जल डमरू मध्य के उदाहरण है। जल डमरू मध्य नौगम्य या गैर नौगम्य हो सकता है। पाक जल डमरू मध्य उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है। डंकन मार्ग ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ता है, अतः जल डमरू मध्य जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 की ओर बढ़ते हैं। पठार की स्थलाकृति इसके लिए आदर्श है। पठार की स्थल आकृति है वो किसके लिए जरूरी है? खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए या जल विद्युत का उत्पादन के लिए? यदि हम पठार की स्थल आकृति को देखते हैं तो पठार कहा जाता है कि उपजाऊ जो होते हैं, मैदान भूमि का उपजाऊ भाग होते हैं। लेकिन पठारों के बारे में कहा जाता है कि पठारों में जो है अकूत, मतलब कहे कि बहुत बड़ा एक विविध भंडार जो है वो छुपा हुआ है। तो यदि इसका हम खनन कर सके तो यहाँ से हम बहुत सारी जो आवश्यक वस्तुओं का खनन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर खनन के लिए जो है ये आदर्श होते हैं। सी ऑप्शन। पठार की स्थलाकृति खनन के लिए आदर्श है। पठार एक हाईलैंड का एक क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत समतल भूभाग और जो आसपास के क्षेत्र से काफी ऊपर उठा हुआ होता है। अक्सर एक या एक से अधिक किनारों पर गहरी पहाड़ियां होती हैं। पठारों का निर्माण ज्वालामुखी मैग्मा के ऊपर उठने, लावा के बाहर निकलने और पानी और ग्लेशियरों के कटाव से हो सकता है। आगे है दक्कन का पठार, लावा पठार का उदाहरण है। यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। दक्कन का पठार खनिजों से समृद्ध है। छोटा नागपुर क्षेत्र में अभ्रक और लौहयस्क और गोलकांडा क्षेत्र में हीरे, सोना और अन्य धातुएं जो है पैदा की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? छोटे पैमाने और बड़े पैमाने पर, प्राथमिक और माध्यमिक, बुनियादी और उपभोक्ता,
कृषि आधारित और खनिज आधारित। ठीक है, ये दे रखा है। तो यदि हम कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो कच्चे माल दो प्रकार का होता है, एक जो कृषि से मिलता है और एक जो खनिज से मिलता है। कृषि मतलब जो किसान बंधु कर रहे हैं वो है। खनिज मतलब जो माइनिंग यानी कि खोद कर निकाले जा रहे हैं, वहां से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है और फिर उनको क्या है कि आप प्रसंस्कृत करके क्या है नए उत्पादों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृषि और खनिज आधारित उत्पादों के रूप में हम इसको बांट सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उद्योग भी कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में पौधे और पशु आधारित उत्पाद और उनके कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वसा, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के नमूने हैं। खनिज अयस्कों का उपयोग खनिज आधारित उद्योगों में किया जाता है। समुद्री आधारित उद्योग समुद्र और महासागरों से कच्चे माल के रूप में उत्पादों का उपयोग करते हैं। अतः कृषि आधारित और खनिज आधारित यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 16, नागा, खासी और गारो की, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वांचल रेंज में, कराकोरम रेंज में, जास्कर रेंज में या हिमालय रेंज में? यदि हम नागा, खारो और गारो की पहाड़ियां की बात करते हैं, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये सभी हिमालयन रेंज में आती हैं। ठीक है, इसमें आती हैं, हिमालयन रेंज में ये आती हैं। पूर्वोत्तर यदि हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पहाड़ियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। लिखा हुआ है खासी पहाड़ियों के पूर्व में जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। गारो हिल्स मुख्य रूप से आदिवासी निवासियों की मातृभूमि है, जिनमें से अधिकांश गारो लोग हैं। यह पूरी तरह से पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में से एक है। रेंज मेघालय उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों के इकोरियोजन का एक घटक भी है। खासी और जयंतिया पहाड़ियां मुख्य रूप से असम और मेघालय का हिस्सा है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि खासी और जो गारो पहाड़ियां हैं, जयंतिया पहाड़ियां वो कहाँ हैं? तो मेघालय और असम में है। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां हिमालय की पहाड़ियां हैं, लेकिन मणिपुर पहाड़ियां, नागा रेंज और पेटकाई बम पहाड़ियां हिमालय के पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर दे रखा था वो आपका डी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखते हैं। वेलिकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है स्थित है। यदि हम पूर्वी और पश्चिमी घाट, यदि हम भारत की संरचना को यदि देखते हैं तो ये हिस्से और ये हिस्से पूर्वी और पश्चिमी घाटों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वेलिकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का हिस्सा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पूरब का जो क्षेत्र है यदि आप देखेंगे तो इधर आंध्र प्रदेश की लोकेशन यहाँ कहीं पर मिलेगी आपको। तो ये किस में आते हैं? आपके पूर्वी प्रदेश का एक हिस्सा है, पूर्वी घाट का एक हिस्सा है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। सही आंसर यहाँ पर डी दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वेलिकोंडा ढलान जो पूर्वी घाट का एक घटक है, प्रांत राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के भीतर व्यवस्थित है। जो पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के साथ पहाड़ों का एक अनियंत्रित विस्तार है। पूर्वी घाट के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। वे प्रायद्वीपीय भारत के 4 प्रमुख जलमार्गों द्वारा वितरित और कटे हुए हैं, अर्थात गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। पूर्वी घाट का सहारा तमिलनाडु का विल्लुपुरम इलाका है, इसीलिए से आंध्र प्रदेश सही उत्तर है। ठीक है, 18 दूसरा वैज्ञानिक केंद्र मैत्री कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री कहां पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में भारत के द्वारा 2 वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दूसरा की बात हो रही है, दूसरे का नाम है मैत्री। तो ये कहां पर है? अंटार्कटिका में है, सीधा सीधा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, कहता है जो बर्फ से एकदम चारों ओर जिसपे बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, उसकी बात हो रही है। मैत्री भारत का दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान अंटार्कटिका में स्थित है। पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, यानी मैत्री से पहले अंटार्कटिका में एक स्टेशन और था
जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। मैत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुझाया था। स्टेशन का काम भारतीय विमान अभियान द्वारा शुरू किया गया, जो दिसंबर 1984 में वहां पहुंचा था। टीम के सर्जन डॉक्टर बीबी भट्टाचार्य, स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर डीपी जोशी के नेतृत्व में एक टीम थी। स्टेशन में जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, हिमनद विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, मानव मनोविज्ञान, संचार और चिकित्सा ऐसे विभिन्न विषयों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यानी कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो सेंटर है वो कहाँ पर है, वो सभी आपके अंटार्कटिका में स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन इतिहास में बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है। तो यदि हम बात करते हैं इसकी, तो जो रजिया सुल्तान की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काजिया कर दिया गया है, इसे रजिया पढ़िएगा। ये क्या नाम है, ये नाम है रजिया। रजिया सुल्ताना, ठीक है, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां, भारत की मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला। तो रजिया सुल्तान जो कहा था इल्तुतमिश की बेटी थी, वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो इसका सही आंसर ए। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ और उन्होंने 1236 से 1240 तक देश पर शासन किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ये 1236 से 1240 तक बैठी। इसके आगे लिखा हुआ है कि रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उसने अपने पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जगह ली और 1236 में दिल्ली की एक सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान बहुत बुद्धिमान, एक उत्कृष्ट प्रशासक, बहादुर और अपने पिता की तरह एक निपुण योद्धा थी। इस सत्य के बावजूद कि उसका शासन केवल 3 वर्षों के लिए था, उनके कार्यों को इतिहास के पन्नों में सहेजा गया है। दिल्ली में रजिया सुल्तान का मकबरा उन जगहों में से एक है जो इस साहसी महिला की स्मृति को याद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20। गर्म मरुस्थल की बात हो रही है। गर्म मरुस्थल में और उसके आसपास हवा की धूल से बनी मिट्टी क्या कहलाती है। सिल्ट मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या लोस मिट्टी। ठीक है, तो कह रहा है गर्म मरुस्थल और उसके आसपास की जो हवा है वो किस मिट्टी को बनाती है, वो लोस मिट्टी के लिए बनाती है। कौन सी मिट्टी के लिए, लोस मिट्टी इसका सही आंसर है, यानी कि 20 का सही आंसर है आपका डी। ठीक है, गर्म मरुस्थल में और उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी लोस मिट्टी होती है। लोएस उच्चारण है, एक बहुत ही महीन हल्की मिट्टी हो सकती है जो अक्सर बफ पीली या ग्रे रंग की होती है। यह शब्द जर्मन शब्द दुर्भाग्य या ढीला से उपजा है और लोएस आमतौर पर आसानी से पानी से घुल जाता है या हवा से उड़ जाता है। पृथ्वी के विस्तार का 10वां हिस्सा लोएस या इसी तरह के निक्षेपों से ढका हुआ है। अमेरिका के कई मैदानी राज्यों, विशेष रूप से पश्चिमी आयोवा और पश्चिमी नेब्रास्का और मध्य बेल्जियम जैसे यूरोप के कुछ हिस्सों में प्रमुख लोएस जमा शौक्सी चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ क्षेत्र है जो अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोएस मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जरा देखिएगा। इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार और मालाबार, ये ऑप्शन दे रखे हैं। यदि हम सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़े द्वीप समूह में से एक आता है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालाबार तट ये भी द्वीपों के उदाहरण हैं, लेकिन ये सबसे बड़े द्वीपों में नहीं आते। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है। इंदिरा पॉइंट भारत गणराज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है। यह निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो पूर्वी हिंद महासागर में 6 डिग्री 45 मिनट 10 एन और 93 डिग्री 4936 ई पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 37 में से 572 द्वीपों को कवर करते हुए बसे हुए हैं और 1912 किलोमीटर भारत के कुल समुद्र तट का लगभग 1/4 के समुद्र तट के साथ बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जंक्शन पर द्वीपों का एक
समूह है। यदि हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप लगभग 500 से ज्यादा जो द्वीप हैं उनका एक समूह है। यदि इनकी बात करते हैं तो इनमें लगभग 37 द्वीपों पर ही क्या है, आबादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ग्रीनविच टाइम कहाँ पर स्थित है, कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीनविच टाइम हर किसी को पता है, ये लंदन के निकट से है, या लंदन से लिया गया है। इसकी सेंट्रल लोकेशन जो क्या है, लंदन है आपकी। कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, न्यूयॉर्क, टोक्यो और वाशिंगटन नहीं है। दो अमेरिका के शहर हैं, टोक्यो जापान का शहर है, लंदन यदि हम बात करते हैं इंग्लैंड ब्रिटेन की बात करते हैं। ग्रीनविच दक्षिण पूर्व लंदन इंग्लैंड का एक पड़ोस है जो चेयरिंग क्रॉस के 8.9 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। यह ग्रीनविच के रॉयल बरो के भीतर है, जिससे अपना नाम उधार देता है। ऐतिहासिक रूप से सैकड़ों वर्षों के लिए केंट काउंटी में था, फिर 1889 से 1965 तक लंदन काउंटी में। इसके समुद्री इतिहास के लिए और ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर को अपना नाम देने के लिए ग्रीनविच महत्वपूर्ण है। यह शहर 15वीं शताब्दी से एक शाही महल पैलेस ऑफ पेलेसेंटिया का स्थान बन गया, और हेनरी 8 और एलिजाबेथ सहित कई ट्यूडर का जन्म स्थान था। अंग्रेजी युद्ध के दौरान महल अस्त व्यस्त हो गया था और सर क्रिस्टोफर ब्रेन और उनके सहायक निकोलस हॉक्समूर द्वारा डिजाइन किए गए नाविकों के लिए रॉयल नेवल अस्पताल द्वारा प्रस्थापित करने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया था। इन इमारतों के भीतर ऐतिहासिक कमरे जनता का स्वागत करते हैं। अन्य इमारतों को ग्रीनविच विश्वविद्यालय और संगीत और नृत्य के ट्रिनिटी लावान संगीत विद्यालय द्वारा नियोजित किया जाता है। 18वीं शताब्दी के भीतर शहर एक लोकप्रिय रिजॉर्ट बन गया और पार्क के बगल में भूल भुलैया पर स्थापित वन ब्रुग कैसल की तरह वहां बहुत सारे भव्य घर बनाए गए। जारजाई काल से घरों के संपदा शहर केंद्र के ऊपर बनाए गए थे। यानी कि ये लंदन की कुछ क्वालिटीज हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लंदन का इतिहास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है? पृथ्वी, बृहस्पति और वेणु और यूरेनस। पृथ्वी, बृहस्पति ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। यूरेनस की यदि हम बात करते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ठीक है, यूरेनस कैसा है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने वाला एक जो है आपका क्या है, ग्रह है। किसी ग्रह के घूमने की दिशा किसी भी पर्यवेक्षक की स्थिति के सापेक्ष केवल एक धारणा है। अंतरिक्ष में पूर्व या पश्चिम जैसी कोई भी विशेषता नहीं है। जहां कोई खड़ा है वहां दिशाएं सापेक्ष हैं। इसलिए बात करने के लिए यदि कोई अपनी पृथ्वी को कुछ हद तक ऊपर और सीधे दक्षिण ध्रुव के ऊपर से देखे तो घूमने की दिशा दक्षिणावर्त प्रतीत होगी, जबकि हम यह मानने के लिए अनुकूलित है कि हमारा ग्रह वामावर्त घूमता है। यूरेनस को पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के साथ मानक के रूप में स्वीकार किए जाने के विपरीत दिशा में घूमते हुए देखा गया है। इसीलिए यूरेनस और शुक्र सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। दो ग्रह जो आपके ग्रह हैं यूरेनस और शुक्र, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की क्या 24 क्या कहता है, देखिएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ पर है? मुंबई में, चेन्नई में, मैंगलोर में और तूतीकोरन में। ठीक है, यदि हम सबसे लंबी तट रेखा की बात करते हैं तो गुजरात की बात आती है। अब यहाँ पर ऑप्शन में गुजरात है ही नहीं, मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर और तूतीकोरन दे रखा है। तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो तूतीकोरन यानी कि तमिलनाडु में आता है। ठीक है, ये है। तमिलनाडु की तटरेखा बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट का एक घटक है और यह गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद देश के बाद तीसरी सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तमिलनाडु तट में चेन्नई, तूतीकोरन जैसे प्रमुख बंदरगाह है और प्रमुख मछली पकड़ने के बंदरगाह, और भारत में सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्री तट है जिसे चेन्नई में मरीना बीच और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी कहा जाता है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। लगा हुआ जैसे जैसे हम चलते हैं दिनों रात की अवधि बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर और पठार से पर्वतों की ओर। हम जैसे जैसे चलते हैं दिन और रात की अवधि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर चलने पर क्या है, दिन और रात की अवधि में क्या है, विस्तार होने लगता है, यानी कि बी आंसर यहाँ पर दे रखा है, सही है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि बढ़ती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं अक्षांश बढ़ता जाता है 90 डिग्री तक। भूमध्य रेखा से किसी भी दिशा में जाने पर वर्ष के अलग अलग समय में दिन और रात की अवधि के बीच का अंतर बड़ा होगा। यानी आप भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है, जो दिन की अवधि है वो छोटी होती जाएगी और रातें बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि सूर्य कहता है कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है। तो यहाँ पर दिन और रातें लगभग लगभग एक समान 12-12 घंटे की होती हैं, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर या नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है, इनमें अंतर आने लगता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को दे सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।